आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज जबकि ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो समय बज रहा है सुबह का 4:32। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि आपको ये याद रखना चाहिए कि जो इंसान सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाता है, विश्वास करिए जब आप दुनिया में टॉप 10 लोगों की लिस्ट देखेंगे तो वो सब इसी टाइम पे उठते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आगे चल के मैं फेमस होऊंगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत यूपी पीसीएस के लिए स्पेसिफिकली। अब आप ऐसा नहीं कि इसको यूपी पीसीएस, ये लेवल यूपीएससी का ही है। मैं ये तब बता रहा हूँ जब मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स को दे के उसको क्लियर कर लिया था। ये उस लेवल का है, तो इसका मतलब आप इसको कम मत समझिएगा। यू कैन यूज़ दिस वीडियो टू एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इंडिया। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया कि सल्तनत काल में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर पहले बैठा गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा। अब ऐसा नहीं कि आप सोचिए कि सारा गुलाम वंश पढ़ डाले। मैंने तब भी बताया था, इतिहास कभी भी गधे राजाओं को नहीं याद करता। इतिहास हमेशा उसको याद करता है जिसने थोड़ा अलग काम किया। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी से क्वेश्चन आएगा। इल्तुतमिश, उससे आ सकता है। रज़िया, उससे आ सकता है। रज़िया ने क्या नहीं किया, क्योंकि पहली और आखिरी मुस्लिम लेडी थी सल्तनत काल की, ठीक है। उसके बाद फिर बलबन। इसके अलावा किसी का नहीं आएगा। बाकी सब चौराहे टाइप के थे, कुछ नहीं आएगा। अगला क्या शुरू होता है? अगला शुरू होता है क्या? खिलजी डायनेस्टी। द खिलजी डायनेस्टी में सिर्फ एक राजा इंपॉर्टेंट था, वो था क्या? अलाउद्दीन खिलजी। आज पूरी की पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। पहले हम लोग पढ़ते हैं जलालुद्दीन खिलजी को। 70 साल की जब गुलाम वंश खत्म हो गया तो आया क्या? गू खा तसले में। अब एक सेकंड याद रखिएगा, आप में से एक भाई ने मुझे सजेशन दिया है कि सर वो गू मत बोलिए, खराब लगता है, गुड़ बोलिए। तो मैं इसको गुड़ खा तसले में बोल देता हूँ। और आपको भाई बहुत बहुत धन्यवाद ये सजेशन देने के लिए। तो अब हम लोग बोलेंगे गुड़ खा तसले में। गुड़ का मतलब गुलाम वंश, खा का मतलब खिलजी वंश, जो कि अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि 70 साल का एक बुढ़ा था। अब सोचिए बुढ़ा क्या चलाएगा? बुढ़ा खुद तो लड़ नहीं पाएगा, तलवार उठाएगा तो वो हिलने लगेगी। तो उसका अधिकतर काम उसके सैनिक करते थे, सेनापति करते थे। तो इसका जो मेन काम करता था वो इसका भांजा अलाउद्दीन खिलजी करता था। कहीं आप सुनेंगे भांजा, सीधे नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब भांजा ही होता है। 70 साल में जब ये बैठा तो इसके बारे में मैं 1 मिनट बता दूं। जलालुद्दीन खिलजी क्या था? एक तुर्क और अफगान का मिक्सचर था, हाइब्रिड था तुर्क और अफगान का। अब ये कॉन्सेप्ट आपको अगर थोड़ा कन्फ्यूज़न लगे तो मैं बता दूं। 570 एडी में इस्लाम आया अरब में, फिर वो फैलना शुरू किया। जब वो फैलना शुरू किया तो याद रखिएगा, ईरान, जो आज का ईरान वाला इलाका है, वहाँ पहले पर्शियन अम्पायर था। कौन सा अम्पायर? पर्शियन अम्पायर। जोरोथ्रुस्तिज्म बोलते थे उसको। जोरोथ्रुस्त जो वहाँ के थे वो माना जाता था, ठीक है। अवेस्ता उनका पवित्र ग्रंथ था। अब क्या हुआ, समय के हिसाब से जब मुस्लिम यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ शरण लेने की कोशिश की। 5% मुस्लिमों ने शरण ली। कुछ समय बीता और उल्टा हो गया, 5% पारसी रह गए, बाकी सब मुस्लिम हो गए। अब जो बचे 5% पारसी थे उन्होंने शरण ली भारत में, अधिकतर जगह पे, है ना। भारत में कहीं ना कहीं कुछ और हल्की फुल्की जगह। तो पारसियों को माइनॉरिटी बना के बाहर भेज दिया गया। अब पारसियों को तो आप भेज सकते हैं, पारसियों को कन्वर्ट कर दिया गया मुस्लिम में, इस्लाम में, लेकिन उनकी भाषा तो वही रहेगी ना। भाषा तो आप बदल नहीं सकते। इसलिए याद रखिएगा, ये जो पारसी आप देखेंगे ना, फ़ारसी फ़ारसी फ़ारसी, मुग़लों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? फ़ारसी। ये जितने भी थे, टर्क या जो भी थे, ये पारस के थे ओरिजिनली। ये क्या था? पारस में जब गए तो वहाँ पे अपने आप को कन्वर्ट किया। जो लोग पारसी थे वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। अब उनकी भाषा थोड़ा ना चेंज हो जाएगी। जो जिंदा बचे वो तो चले आए, जैसे रतन टाटा चले आए। स्मृति जुबिन ईरानी के जो हस्बैंड थे फिरोज़ गांधी, जिनको आप अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि वो फिरोज़ खान है, वो क्या थे? पारसी थे, ठीक है। तो अब पारसी लोग भारत आके इन लोगों ने शरण ली, भारत ने इनको पूरी इज्जत के साथ शरण दी भी। लेकिन जो वहाँ बच गए वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, लेकिन उनकी भाषा क्या रह गई? पारसी ही रह गई। इसीलिए मुग़लों की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? पारसी थी, याद रखिएगा, इसलिए थी। अगला, अब ये क्या था? इनका मिक्सचर था। ये तुर्क भी थे और अफ़गान भी थे, दोनों का मिक्सचर थे। मतलब हो सकता है इनके अम्मा बाबू में से एक अफ़गान के रहें और एक तुर्क के रहें, तो ऐसा ही कुछ रहा होगा। अब ध्यान से सुनिए, इसके समय पे ही, जलालुद्दीन भाई के टाइम पे ही, इनके अलाउद्दीन ने देवगिरी को जीता था। अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा था, उसने देवगिरी को जीता था इसी के टाइम पे। फिर समय आने पर अलाउद्दीन ने ही इनकी बेटी से विवाह कर लिया।
समझ में आ रहा है। इनकी बिटिया से विवाह कर लिया तो अलाउद्दीन इनके दामाद भी हो गए, भतीजे भी थे दामाद भी हो गए। अब कारा में इनको अलाउद्दीन ने मार दिया। ये सब आपने मूवी देखी होगी, खिलजी वाली मूवी, उसमें मैं क्या बताऊँ, ज़्यादा दिमाग लगाने जैसा नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ अब आती है। इनके भांजे ने ही इसको मार दिया, भांजा और क्या कहें दामाद, जो भी आप समझ लीजिए, वो इसे मार दिया। 70 साल का बुढ़ा क्या करेगा, क्या राज चलाएगा, इसलिए उन्हें हटा दिया उसको। फिर आया राजगद्दी पे अलाउद्दीन खिलजी। ये पहला ऐसा सुल्तान था जो कि बहुत ज़बरदस्त था, विश्वास करिए। अब उसके बारे में आप पढ़ते हैं, देखिए 1296 से 1316 AD तक इसने राज किया। पहले मैं इसकी कुछ खास बातें बता दूं। ये क्या था याद रखिएगा, ही वॉज आरजे मुमालिक। आरजे मुमालिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। आरजे मुमालिक का मतलब होता है मिनिस्टर ऑफ वॉर। जब जलालुद्दीन का टाइम था तो ये 2 पोस्ट संभालता था। जलालुद्दीन के समय पर अलाउद्दीन 2 पोस्ट संभालता था। आरजे मुमालिक मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वॉर। आमिर तुजुक, आमिर तुजुक का मतलब मास्टर ऑफ सेरेमनी, MOC, कुछ भी होता था बोलने के लिए, मास्टर ऑफ सेरेमनी बोलते हैं ना, मास्टर या मिनिस्टर ऑफ सेरेमनी, वो तो कुछ भी बोलना है, कहीं भी मैटर है वो, तो कहीं राज्यसभा में बोलने वाला काम यही करता था। ये दोनों पोस्ट किसके पास थी, अलाउद्दीन के पास थी। किसके समय, जलालुद्दीन के समय। उसके बाद जब जलालुद्दीन को निपटा ही दिए तो जब ये राजगद्दी पे बैठा तो इसने खुद को शैडो ऑफ गॉड कहा, याद रखिएगा। खुद को इसने ईश्वर का क्या कहा, शैडो, या मतलब परछाई कही। इसके जर्नल, अब याद रखिएगा, इसके 2 जर्नल थे, एक तो उलूग खां, दूसरा नुसरत खां। इन लोगों ने गुजरात जीता। उसके बाद साउथ इंडिया पर हमला करने वाला ये पहला सुल्तान था, याद रखिएगा, सल्तनत काल का पहला सुल्तान जो कि साउथ इंडिया पे हमला करने वाला था, वो यही था। फिर इसने क्या किया, प्रताप रुद्र सेकंड, वारंगल का राजा प्रताप रुद्र द्वितीय को इसने हरा दिया। और रामचंद्र देवगिरी के यादव वंश के राजा रामचंद्र देव को इसने हरा दिया। भल्लाल देव, वीर भल्लाल देव जो होसलिया के किंग थे, उसको भी इसने हरा दिया। बहुत भयंकर तरीके से हराया था। अब आगे, अब इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने आपको जब इल्तुतमिश पढ़ाया था तो इल्तुतमिश मंगोलों से डरता था, लेकिन इस बंदे ने 12 से ज़्यादा बार, याद रखिए, मंगोलों को रेजिस्ट किया। अगर बोला जाए दुनिया में सबसे खतरनाक कौन था तो मंगोलों का एक राजा चंगेज़ खान था, बहुत खतरनाक था, ठीक है। उसके बाद इसने 12 बार रेजिस्ट की, 12 से ज़्यादा बार रेजिस्ट किया, मंगोलों के आक्रमण को वापस कर देता था हरा के। उसके बाद इसने इसके बाद ये तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंस इसका देखिए, इसकी सबसे फेमस चीज़ थी, वो फेमस चीज़ 2 चीज़ें थी। एक तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, याद रखिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, यही बार बार आता है। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे फेमस चीज़ क्या थी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, 2 चीज़। खास तौर से मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में इसने क्या किया था, इसने कोशिश की हर चीज़ों के दाम को फिक्स करने की, होता है मनमानी बढ़ा दी। कभी सूखा आया, फेमाइन आया और लोगों ने, अकाल आया तो जो दुकानदार थे उन्होंने अपना कीमत बढ़ा दिया चावल का, गेहूं का। तो इसने पहली बार क्या किया, फर्स्ट टाइम हर चीज़ की कीमत को डिसाइड करने की कोशिश की। और इसने दिल्ली में 3 बड़ी मार्केट शुरू की, खाने के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, कपड़ों के लिए और घोड़ों और गुलामों के लिए। अच्छा, यहाँ स्लेव भी रहते थे, याद रखिएगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबकी कीमत होती थी। इन्होंने एक नई चीज़ शुरू की, मार्केटिंग इंस्पेक्टर आपने सुना है या मंडी इंस्पेक्टर सुना होगा, तो दीवाने रियासत, याद रखिएगा, ये पोस्ट इसी ने क्रिएट की थी। भाई ने कम से कम 10 बार यूपी पीसीएस में पूछा, 1-2 बार नहीं, कितनी बार, 10 बार पूछ रखा है कि ये पोस्ट किसने ईजाद की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ईजाद की थी। 3 टाइप की मार्केट दिल्ली में स्टार्ट की थी, फूड ग्रेन्स की, खाद्यान्नों की, कपड़ों की और घोड़ों और गुलामों की। और हर चीज़ का दाम फिक्स था। गेहूँ 7.5 जीतल और टंका, 2 चीज़ थी। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो शायद पहले मैंने नहीं बताया, मैं अभी आपको बता दूं, लास्ट में तो बताता ही। जीतल और टंका सबसे पहले शुरू किया था इल्तुतमिश ने, याद रखिएगा। जीतल और टंका किसने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने। नोट्स आपको खुद से बनाना है, स्क्रीनशॉट में आपको ज़रूर दे दूंगा इसका, ठीक है। जीतल क्या होता है, कॉपर का मटीरियल होता है, टंका मतलब होता है चांदी, ठीक। टंका मतलब चांदी, जीतल मतलब कॉपर। अब आगे आ जाइए, वीट पर मन, 1 मन वीट, 1 मन गेहूं की कीमत थी 7.5 जीतल, चावल 5, पल्स 5। अच्छा, ये मैं लिखा रहा हूँ तो यूपी पीसीएस ऐसा ही है, बहुत बड़ी नहीं पूछ लेगा। जूता कौन सा नंबर का पहनता था, ये फालतू के क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है, बहुत बुढ़े लोग ना जब इतिहास पढ़ते थे तो ऐसे ही चीज़ें पढ़ते थे, उनको काम की चीज़ें नहीं समझ में आती थी कि मार्केट कंट्रोल पूछ ले। वो सब यही समझते थे कि जूता क्या पहना, चप्पल क्या पहना, कपड़ा क्या पहना, इन्हीं चीज़ों से मतलब है।
कोई पूछता, आपको पता है क्या, एक ऐसा राजा था जो कि दोनों पैरों में अलग अलग नंबर के जूते पहनता था। अरे भी ये सब क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाने चाहिए, इनसे हमारा कभी पीसीएस बनने के बाद इसका कोई रिलेशन नहीं है कि आदमी क्यों मेहनत करे। ऐसे फालतू क्वेश्चन जो बनाते हैं ऐसे लोगों को भगा देना चाहिए। लेकिन फिर भी याद रहना चाहिए कि भैया पूछ ही ले, भाई क्वेश्चन तो क्वेश्चन है कि राइस चावल क्या रेट था, 5 जीतल। दाल क्या रेट थी, 5 जीतल। बारले मतलब जौ, 4 जीतल। एक घोड़े की कीमत टंके में थी 100 से 200 टंका। एक गाय की कीमत 4 से 5 टंका। मेल स्लेव, अगर एक आदमी गुलाम होता था, सोचिए आप किस लेवल के लोग क्या कह सकते हैं, अच्छे आदमी तो नहीं हो सकते, मैं आपको दिखाता हूँ। आदमी बंधुआ मजदूर 100 से 200 टंके में एक बंधुआ मजदूर मिल जाता था जिसके साथ आप कुछ भी करिए। और दूसरा फीमेल स्लेव 40 से 50 टंका। ये बताता है कि कितना भी अच्छा काम कर ले ये तब भी चोर थे, आज भी चोर थे। ये हमेशा इसको चोर कहा जाएगा, इसको कभी अच्छा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि जो औरतों को मजदूर समझता हो 40 से 50 टंका, ये मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है, इसमें किसी को भी बुरा लगे। ये देखिए, ये हमेशा खिलजी को मैं कभी तब भी कहूँगा, आज भी कहूँगा, हमेशा कहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 40 से 50 टंका ये क्या है, ये 40 से 50 टंका फीमेल स्लेव की कीमत इन लोगों ने लगाई। एक क्या औकात है किसी आदमी की, किसी औरत की कीमत लगाएगा, ये गलत चीज़ थी। लेकिन फिर भी याद रखिएगा, फर्स्ट टू ब्रिंग स्टैंडिंग आर्मी, पहला आदमी जो कि क्या था, पहला ऐसा राजा था जिसने स्टैंडिंग आर्मी शुरू की। और याद रखिए, पहला ऐसा आदमी जिसने शुरू किया घोड़ों की ब्रांडिंग करना, और आगे पेड सैलरी देनी शुरू की। आर्मी वालों को इसने पेड सैलरी, पहले क्या था, लोग जागीर देते थे, बदले में वो लोग उनकी रक्षा करते थे, लेकिन फिर इन्होंने पेड सैलरी देना शुरू किया। ठीक है, पेड सैलरी का मतलब कैश देना शुरू किया इंस्टेड ऑफ जागीर। जागीर पहले दी जाती थी और इसने क्या देना शुरू किया, याद रखिए, कैश देना शुरू किया। ये इसकी अच्छाई थी। 234 टंका सैलरी देता था साल भर के एक सोल्जर को। कुछ चीज़ें देखिए, हर आदमी, अब वो चाहे कोई भी राजा हो, ये इसका डार्क साइड था। लेकिन ब्राइट साइड क्या था, इसने मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की, ये इसकी अच्छाई थी। तो हर आदमी की अच्छाई बुराई दोनों होती है, दोनों को उतना ही। एक अच्छा सिविल सर्विस आदमी वो है, याद रखिएगा, एक अच्छा अधिकारी वो है जो कि किसी भी चीज़ की अच्छाई भी करे बुराई भी करे। याद रखिएगा, जब आप मेंस लिखेंगे ना, तो मैं आपको एक लाइन बता दूं, मेंस में सबसे पहले बेसिक इंट्रो लिखा जाता है, फिर उसके फीचर लिखे जाते हैं, फीचर का मतलब अच्छाई क्या है लिखी जाती है, फिर उसकी थोड़ी सी बुराई भी बतानी ज़रूरी है कि इसमें कमियां क्या हैं, और फिर लास्ट में ये भी बताना ज़रूरी है कि हर कमियों के होने के बावजूद ये चीज़ अच्छी है या ठीक है, एवरेज है। ठीक है, ये रहती है एक सिविल सर्विसेज की काम। तो हमेशा याद रखिए, कमियां जरूर बताइए, कमियां बताने से हमेशा आदमी को पता रहता है कि सही क्या था गलत क्या था। आरजे मुमालिक क्या था, मिनिस्टर ऑफ, इट वाज द इंचार्ज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सोल्जर। अगर सोल्जर्स का अपॉइंटमेंट करना हो तो ये उसका इंचार्ज हुआ करता था। बोलते बोलते अक्सर मेरी लैंग्वेज इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है, उसके लिए सो सॉरी। और क्या, इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ये कहाँ बनवाया। ठीक, ये 2 बार पूछ चुका है। फीमेल स्लेव वाला 40 से 50 टंका कीमत रहती थी औरतों की। ठीक है, फीमेल स्लेव का मतलब औरत गुलाम होती थी। तो अलाई दरवाज़ा, फोर्ट सीरीज ने बनवाया, ये बार बार पूछता है, याद रखिएगा। ये ऐसा सुल्तान था जिसने दारू को बैन कर दिया था और पार्टी में मना कर दिया था। आमतौर पे कभी भी देखिए, हर राजा दारू को कभी बैन नहीं करता, लेकिन ही वॉज द फर्स्ट वन जिसने दारू को बैन कर दिया था। इसके अलावा और क्या था, इसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम बड़ा अच्छा था। ठीक है, जो कैसे कलेक्ट करता था, तो जो कल्टीवेशन के टाइम पे जो भी स्थिति रहती थी उसके हिसाब से आधा, हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, जितना आपने प्रोडक्शन किया उसका आधा आप राजा को दे दीजिए। इससे भी बदमाश कई राजा थे जो पूरा 70% ले लेते थे। अंग्रेज़ तो सबसे बदमाश थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मुस्तकराज अलॉट किया। मुस्तकराज क्या है, गांव में किसानों से जो लैंड रेवेन्यू को वसूल करे। याद रखिए, गांव में किसानों से जो लैंड रेवेन्यू को वसूल करे वो क्या था, मुस्तकराज। ये है इतनी चीज़ किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। इससे ज़्यादा कुछ होगा तो एक आध दो चीज़ें बचेंगी, वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर के टाइम पर सब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कुछ इसका कहानी किसका, खिलजी डायनेस्टी का। अगर कहा जाए तो इस आदमी की अच्छाई क्या थी, मार्केट कंट्रोल सिस्टम। इसकी बुराई क्या थी, ये कमी हमेशा रहेगी। औरतों की इज्जत हमेशा करनी चाहिए।
ठीक। और हाँ, दो चीज़ याद रखिए, जीतल शुरू किसने, जीतल का मतलब होता है कॉपर, टंका का मतलब होता है चांदी। अब आपको पता है, मैं बता भी चुका, ये किसने शुरू किया था, ये शुरू किया था किसने, इल्तुतमिश ने पहली बार शुरू किया था। तो ये है खिलजी वंश। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा तुगलक वंश। चूंकि तुगलक वंश बड़ा है इसलिए मैं उसको एक वीडियो में कवर करूंगा, और बचे हुए लोदी और सैयद वंश तुरंत खत्म कर दूंगा एक कॉमन वीडियो में, ठीक है। और उसके जस्ट बाद हम लोग सल्तनत डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा।